Hey everyone, welcome back to the another video of the How do organisms reproduce. लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कई सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं रिप्रोडक्शन के। सबसे पहले जाना था रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, वहां हमें पता चला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया हुआ था एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें दो टॉपिक्स पढ़ने थे कि फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एंड ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो लास्ट लेक्चर में हमने कैसे फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये देखा हुआ था। सो आज का हमारा टॉपिक है किस तरीके से ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे क्या है, अगर बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करते हैं हम, तो बेसिक इंफॉर्मेशन में हमें ये पता है कि एक मेल गैमीट होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें दो गैमीट्स की जरूरत है डिफरेंट सेक्स के, ठीक है। एक मेल होना चाहिए, दूसरा फीमेल होना चाहिए, और इन दो गैमीट्स का जब हमें गैमीट्स मिल जाते हैं, मेल वाला फीमेल गैमीट एंड मेल गैमीट, तो इन दो गैमीट्स का फ्यूजन कराया जाता है। फ्यूजन का मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन होता है, और फिर आफ्टर द फर्टिलाइजेशन एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन होगा। आधे कैरेक्टर्स इनके मिलते हैं, आधे कैरेक्टर्स इनके, और वो जो सिंगल सेल होता है दैट इज जाइगोट। जाइगोट फर्दर डिवीजन करके एम्ब्रियो बनाते हैं एंड एम्ब्रियो एक आफ्टर डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट के बाद एक नया इंडिविजुअल बनाता है, एक नया इंडिविजुअल फॉर्म करेगा। तो ये थी बेसिक सी चीज कि यहाँ पे क्या है, पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, रिप्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं, और फिर रिप्रोडक्शन प्रोसेस से एक नए ऑर्गेनिजम्स का दोबारा से प्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन प्रोसेस ऐसे कंप्लीट होता है। सो ये सारे प्रोसेस में क्या कैसे चीजें होती हैं, किस तरीके से गैमीट्स बनते हैं, और मेल गैमीट क्या होता है, फीमेल गैमीट्स क्या होते हैं, और ये फिर ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या जाइगोट से डायरेक्ट इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में। सो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन बींग्स आर यूनिसेक्सुअल इन नेचर। हमें पता है यहाँ पे दो टर्म्स आते हैं। हम अगर प्लांट्स में बात करते थे तो बाइसेक्सुअल को वहां पे हर्माफ्रोडाइट बोलते थे, बट यहाँ पे क्या है, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल की बात करेंगे। अगर जो सेक्स है, ठीक है, मेल सेक्स हुआ और फीमेल सेक्स हुआ, वो दो डिफरेंट बॉडी में प्रेजेंट है, तो हम उस पर्सन को यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। अगर दोनों में एक मेल वाला भी फीमेल वाले भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, तो उस पर्सन को हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो होते हैं यूनिसेक्सुअल इन नेचर। कुछ एक्सेप्शंस है तो उनकी बात हम नहीं करेंगे। That is male and female individuals are separated. Males की अलग कम्युनिटी है एंड फीमेल्स की अलग कम्युनिटी है। यहाँ पे कहा जाता है that sexual dimorphism is clearly marked in human being. Now what is sexual dimorphism? So basically sexual dimorphism एक ऐसी कंडीशन है where two different sexes of the same species exhibit डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। कहने का मतलब क्या है कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एक ऐसी जो कंडीशन है, यहाँ पे दो डिफरेंट सेक्स वाले पीपल्स प्रेजेंट होंगे। एक एग्जांपल ले लो आप मेल का, दूसरा ले लो फीमेल का, और सेम स्पीसीज की हम बात कर रहे हैं तो आप कोई भी स्पीसीज लो। हम ह्यूमन बींग्स को लेके चलते हैं तो यहाँ पे जो होमोसेपियंस है, यहाँ पे मेल वाले और फीमेल वाले दोनों सेम स्पीसीज के होंगे, बट इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंट प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे क्या है, उसी डिफरेंस की वजह से जो सेक्स का डिफरेंस प्रेजेंट होता है, इसी को हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। और ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्लियरली ह्यूमन बींग्स में मार्क किया जाता है। ईच सेक्स बियर्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। ईच सेक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे मेल्स की भी बात कर रहे हैं एंड फीमेल्स की भी बात कर रहे हैं, दोनों के पास अपने अपने प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। द मेल सेक्स बियर्स, जो मेल सेक्स होते हैं वो एक पेयर टेस्टिस को कंटेन करते हैं विच प्रोड्यूस मेल गैमीट। अभी आपको आगे पता चलेगा जो मेल्स में टेस्टिस होते हैं वन पेयर, वही मेल गैमीट को प्रोड्यूस करते हैं। मेल गैमीट को हम बोलते हैं स्पर्म। टेस्टिस ऑल्सो प्रोड्यूस करते हैं मेल सेक्स हार्मोन को। सेम कंडीशन ऐसे फीमेल्स में भी है। फीमेल सेक्स बियर करता है एक पेयर ओवरी को, ओवरी फीमेल गैमीट को प्रोड्यूस करते हैं। फीमेल गैमीट को हम ओवा बोलते हैं, सिंगुलर होता है इनका ओवम। ओवरीज भी कुछ फीमेल सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती हैं। ये जो हार्मोन्स प्रेजेंट हो रहे हैं
प्रोड्यूस हो रहा है, इनका कुछ ना कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसे हम आगे देखेंगे। The growth and development of testes and ovaries is promoted by pituitary hormone। जो ये पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ था। यहाँ पे क्या है कि जो भी मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, इनको प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है, पहला आप ये पढ़ो प्यूबर्टी क्या होती है। ठीक है, प्यूबर्टी का बेसिक सा मतलब है ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। इधर ऑनसेट का मतलब है स्टार्टिंग ऑफ द सेक्सुअल मैच्योरिटी। मींस क्या है, कोई भी पर्सन हो, इधर फीमेल और मेल, वो अगर सेक्सुअली मैच्योर हो रहा है तो उस वाली कंडीशन को, जब ये सेक्सुअल मैच्योरिटी की स्टार्टिंग होती है, उस कंडीशन को हम प्यूबर्टी बोलते हैं। प्यूबर्टी एज क्या होती है, 10 to 14 ईयर्स, मेल्स में भी होती है, मींस बॉय में भी और गर्ल में भी। 10 to 14 वाली एज को प्यूबर्टी एज कहते हैं, क्योंकि उसी एज के जस्ट बाद ही, उसी एज की स्टार्टिंग के बाद कोई भी पर्सन हुआ, मेल या फीमेल, वो सेक्सुअली मैच्योर होना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसा कहा जाता है दैट ओनली आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी अ पर्सन बिकम्स एबल टू रिप्रोड्यूस। इस एज के पहले कोई भी पर्सन, मेल ना ही फीमेल, ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस करने के लिए हेल्पफुल नहीं होते हैं। हेल्पफुल कब होंगे, कब रिप्रोडक्शन प्रोसेस को कर सकते हैं, जब इनकी एज 10 to 14 ईयर्स हो जाती है। मेल्स में प्यूबर्टी देखी जाती है, स्टार्ट होती है 13 से 14 साल पे। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं, यहाँ पे जो कैरेक्टर्स की हम बात करें, जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, ठीक है, सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप करने लगते हैं। बियर्ड का अपीयरेंस हो जाता है, दाढ़ी वाड़ी निकलने लगती है, ठीक है, जो आवाज होती है काफी भारी होने लगती है, आर्मपिट और प्यूबिक हेयर्स डेवलप होने लगते हैं। तो बहुत सारे चेंजेस आने लगती हैं प्यूबर्टी एज के बाद मेल्स में। सेम चीजें क्या होती है, फीमेल्स में भी होती है। फीमेल में स्टार्ट हो जाता है 10 to 13 ईयर्स तक, किसी में 10 से स्टार्टिंग होती है, किसी में 13 से, या फिर किसी में मिड में हो जाती है। ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। यहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं तो सेक्सुअल ऑर्गन्स का ग्रोथ होने लगता है, ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट होगा, जो कि मैमरी ग्लैंड है, मैमरी ग्लैंड क्या होते हैं, ग्रोथ होने लगती है, वॉइस की डीपनिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे भी आर्मपिट एंड प्यूबिक हेयर का ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। फीमेल्स में एक खास बात और है, यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन पहली बार कब देखा जाएगा गर्ल्स में, जब प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग ऑफ द प्यूबर्टी पे ही मेंस्ट्रुएशन फर्स्ट टाइम स्टार्ट होता है। कहा जाता है कि फिजियोलॉजिकली प्यूबर्टी शो करते हैं ऑनसेट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन या फिर गैमेटोजेनेसिस की हम बात करें, मींस क्या है, चाहे वो मेल का गैमीट हुआ, चाहे वो फीमेल का गैमीट हुआ, प्यूबर्टी एज अटेन करने के बाद ही मेल्स में स्पर्म्स का फॉर्मेशन और फीमेल्स में ओवम का फॉर्मेशन होने लगता है। बर्थ के टाइम से ऐसी कोई खास बात नहीं होती है कि सबके पास सबके गैमीट्स होते हैं। प्यूबर्टी एज अटेन करने के बाद ही सबके पास अपने अपने गैमीट्स बनने स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे है कि व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे क्या सिर्फ फिजिकल चेंजेस आते हैं, सेक्सुअल कैरेक्टर्स ही डेवलप होते, तो ऐसा नहीं है। वहां पे क्या होगा, फिजिकल चेंजेस के साथ साथ कुछ इमोशनल चेंजेस भी आने लगते हैं। फिजिकल चेंजेस तो हमने पढ़ लिए, इमोशनल चेंजेस में क्या होंगे, मूड स्विंग्स होने लगते हैं। मींस क्या है कि हम अपनी चीजों को पसंद करने लगते हैं, चूज करने लगते हैं कि हाँ ये चीज हमारे लिए अच्छी है। थोड़ी बहुत मेच्योरिटी तक हम पहुंच जाते हैं। बीइंग मोर सेंसिटिव, अपनी चीजों को लेके ज्यादा सेंसिटिव होने लगते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज वगैरह सोच समझ कर करते हैं। फीलिंग सेल्फ कॉन्शियस अबाउट फिजिकल चेंजेस। पहले क्या होता है कि किसी भी तरह की अपनी बॉडी से कोई कंसर्न नहीं होती है, लेकिन प्यूबर्टी एज अटेन करने के बाद पर्सन के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस आ जाती है। फीलिंग डिफरेंटली अबाउट पीयर्स, ठीक है, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल हो गया, स्कूल में हो गया, घर पे हो गया, या फिर कॉलोनी वगैरह में हो गया, यहाँ पे क्या होता है, उनके लिए भी हम बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं या फिर अलग फील करने लगते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग्स आने लगती है। किसी की कुछ और थिंकिंग हो जाती है, और जो अलग अलग तरह की फीलिंग्स आती है वो प्यूबर्टी एज अटेन करने के बाद ही स्टार्ट होती है। हार्मोन्स की हम बात कर रहे थे।
हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन। क्या क्या होता है, ये गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। नाउ व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? गैमेटो रिफर करते हैं गैमीट वर्ड को, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, मींस फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। अब क्या है, मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, स्पर्म गैमीट है वहां पे मेल गैमीट, और फिर ओवम का फॉर्मेशन होता है दैट इज फीमेल गैमीट। तो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस को कराने के लिए हार्मोन्स हेल्पफुल होते हैं। मींस क्या है, गैमेटोजेनेसिस है तो मेल में होता है स्पर्मेटोजेनेसिस दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, एंड फीमेल्स में होता है oogenesis दैट इज फॉर्मेशन ऑफ द ओवम। सेकेंड है मेंटेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। नेसेसरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो भी एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स को, फंक्शंस को मेंटेन करने का काम हार्मोन्स करते हैं। थर्ड है डेवलप secondary sex characters like facial, axial and pubic hair, pitch of the voice and development of mammary gland। मेल एंड फीमेल में जो जो कैरेक्टर्स डेवलप होने लगते हैं वहां पे कहीं ना कहीं हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमने वहां पे पढ़ा हुआ था कि कुछ पॉजिटिव फीडबैक्स होते हैं, कुछ निगेटिव फीडबैक्स होते हैं हार्मोन्स के। अगर हार्मोन में कोई प्रॉब्लम आती है, हार्मोन के सिक्रीशन में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये जो कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो फिलहाल हम स्मूथली एक नॉर्मल पर्सन की, हेल्दीएस्ट पर्सन की बात करें कि कैसे वहां पे रिप्रोडक्शन प्रोसेस चलेगा, ठीक है। तो अभी किसी भी तरह की डिजीज वगैरह की बात नहीं करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि ये जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स है या फिर प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में बात करते हैं गोनैड्स विच रिप्रोड्यूस गैमीट्स एंड सिक्रीट सेक्स हार्मोन्स, इनको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का दो काम है, एक तो है कि गैमीट का फॉर्मेशन करना, दूसरा क्या है, सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना। अब वो मेल में होगा तो मेल वाले को प्रोड्यूस करेगा मेल गैमीट, मेल सेक्स हार्मोन, और अगर फीमेल में है तो फीमेल गैमीट एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने वाला है। मेल गोनैड्स होते हैं टेस्टिस और फीमेल गोनैड्स होती है ओवरीज। ये चीज आप याद रखोगे, मेल गोनैड्स टेस्टिस हैं, ये मेल गैमीट को फॉर्म करते हैं दैट इज स्पर्म, और फीमेल गोनैड्स होती है ओवरीज, ये फीमेल गैमीट को प्रोड्यूस करती हैं दैट इज ओवा और ओवम। फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की। Genital ducts and glands which help in transportation of gametes and facilitate in reproductive process are called secondary sex organ। यहाँ पे क्या कह रहा है बेसिकली, भाई मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो गया, फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन ह्यूमन बींग्स में दो अलग अलग बॉडी है। प्लांट की तरह तो नहीं है कि सेल्फ पॉलिनेशन करा ले रहे या फिर क्रॉस पॉलिनेशन करा रहे या फिर किसी एजेंट के थ्रू करा लेंगे। यहाँ पे क्या है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक गैमीट्स को ट्रांसपोर्ट करना है, तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ डक्ट्स हेल्प करेंगे, कुछ ऑर्गन्स हेल्प करने वाले हैं। तो ये जो डक्ट्स होते हैं, जेनाइटल डक्ट्स और ग्लैंड्स, जो भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस में या फिर ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में, क्योंकि स्पर्म का सफर तो बहुत लंबा है, उसको मेल ऑर्गन से फीमेल वाले तक पहुंचाना है, तो यहाँ पे क्या है, कई सारे डक्ट्स, कई सारे ग्लैंड्स हेल्प करेंगे, उनको न्यूट्रिशन वगैरह देंगे। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन में गैमीट्स की हेल्प करते हैं उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। अब हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। The various organs of male reproductive systems are the following। पहला है टेस्टिस, स्क्रोटम, वॉस डिफरेंस, पेनिस एंड यूरेथ्रा। ये जो मेन सेक्स ऑर्गन्स होते हैं मेल में, ये दिए हुए हैं आपको। टेस्टिस के बारे में, टेस्टिस क्या है, बेसिकली टेस्टिस एक मेल गोनैड है। स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो टेस्टिस को कंटेन करेगा। वॉस डिफरेंस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। पेनिस क्या है, एक एक्सटेंडेड ऑर्गन है ये भी। और अगर हम यूरेथ्रा की बात करते हैं तो ये बेसिक सा एक कॉमन डक्ट होता है। क्या क्या चीजें हैं हम यहाँ से पढ़ते हैं। द प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन अ पेयर इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस। जो प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट इज अ पेयर ऑफ, दिस इज इंपॉर्टेंट, आप याद रखोगे कि टेस्टिस सिंगल नहीं प्रेजेंट होते, टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं मेल्स में इन पेयर।
द टेस्टिस लाइज इन स्मॉल सैक, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एक स्मॉल छोटे से सैक में प्रेजेंट होता है। सैक कैसी है? मस्कुलर स्ट्रक्चर है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड सिचुएटेड होती है, जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। बेसिकली स्क्रोटम क्या है? स्क्रोटम इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर और पाउच लाइक स्ट्रक्चर। स्क्रोटम प्रोवाइड्स एन ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। यहां से इसका क्या रिलेशन है टेस्टिस का? स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस, और फिर ये जो स्क्रोटम होता है ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर प्रोवाइड करता है कि एक ऑप्टिमल टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा टेस्टिस को। स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस को करना है, लेकिन जो ऑप्टिमल टेम्परेचर प्रोवाइड करना है वो स्क्रोटम को करना है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से हमेशा 1 to 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। The function of the testis is to produce sperm and the male hormone. जो टेस्टिस है इनका दो फंक्शन होता है, एक मेल गैमीट को प्रोड्यूस करना, दूसरा मेल सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना। टेस्टोस्टेरोन इज बेसिकली अ मेल सेक्स हार्मोन। नेक्स्ट क्या है? टेस्टिस फॉर्म स्पर्म्स थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव लाइफ। कहने का मतलब क्या है रिप्रोडक्टिव लाइफ का? कि जो प्यूबर्टी एज होती है, हर पर्सन की प्यूबर्टी एज के बाद ही उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ स्टार्ट होती है। बर्थ के बाद से उसकी कॉन्टिन्यूअस लाइफ स्टार्ट होगी, लेकिन अगर हम रिप्रोडक्टिव लाइफ की बात करते हैं तो आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है, प्यूबर्टी एज के बाद ही रिप्रोडक्टिव लाइफ स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है इसका? कि जो टेस्टिस होते हैं वो स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ मैन। जो मैन्स होते हैं, ठीक है, अगर हम मेल की बात करें, मेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ मींस क्या है? प्यूबर्टी एज के बाद से लेके जब तक उनकी लाइफ कंटिन्यू है तब तक मेल्स स्पर्म का प्रोडक्शन कर सकते हैं। उनकी टेस्टिस कैपेबल होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। फ्रॉम ईच ऑफ द टेस्टिस अराइजेस अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड वॉस डिफरेंस। जो टेस्टिस है उनकी दोनों टेस्टिस, ईच ऑफ द टेस्टिस कहने का मतलब क्या है? अभी हमने बात की दैट वन पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होती है मेल में, तो क्या है ईच ऑफ द टेस्टिस मींस क्या है? दोनों टेस्टिस से एक लॉन्ग ट्यूब अराइज होती है जिसको हम बोलते हैं वॉस डिफरेंस। आगे क्या होगा? यही वॉस डिफरेंस यूनाइट होंगे साथ साथ में, मींस दोनों टेस्टिस से आएगी वॉस डिफरेंस, ये साथ में यूनाइट होती है विथ अ डक्ट कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से जो डक्ट आएगी वो यूरिन को कंटेन करेगी, एंड जो ये वॉस डिफरेंस है ये टेस्टिस से निकल के आ रहा है। इसका मतलब कॉमन सा है कि ये स्पर्म्स को कंटेन करेगा टू फॉर्म अ कॉमन ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा। यहाँ पे इतनी बातें कही क्या गई कि टेस्टिस से अराइज हुई दो लॉन्ग ट्यूब, ठीक है, दोनों टेस्टिस से निकली हुई है, तो जो ट्यूब निकल के आई वॉस डिफरेंस ये जाके मिलती है यूरिनरी ब्लैडर की डक्ट से, ठीक है, उसकी ट्यूब से। तो एक ट्यूब में स्पर्म है, दूसरे ट्यूब में यूरिन है, दोनों एक कॉमन डक्ट में ओपन होते हैं, कॉमन ट्यूब में ओपन होते हैं, दैट इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है? enclosed within a thick muscular organ जिसको पेनिस बोला जाता है, and opens to the outside through a male genital pore। यहाँ पे खास बात क्या है? there is only one opening for the urine and the sperm। स्पर्म और यूरिन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ओपनिंग होती है। The tip of the penis consists of a soft and sensitive glans penis, और जो glans penis होती है ये loosed, ठीक है, कई तरह की फोल्डेड स्किन होती है, उनकी लूज कवरिंग होती है। ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट इरेक्टाइल टिश्यू ऑफ पेनिस गेट्स फिल्ड विद द ब्लड, ब्लड से काफी फिल्ड हो जाती है, और ये जो कंडीशन आती है दिस मेक्स द पेनिस इरेक्ट एंड इट कैन बी इंसर्टेड इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल। फीमेल के वेजाइना में ये पेनिस को इंसर्ट कर दिया जाता है, जहां पे क्या होगा? द स्पर्म आर इजैकुलेटेड। हियर का मतलब क्या है? वेजाइना के अंदर जो फीमेल का वेजाइना है वहां पे स्पर्म्स को इजैकुलेट कर दिया जाता है। ये होल प्रोसेस था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। मेल सेक्स ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट है, और फिर यहाँ पे मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, मेल गैमीट फॉर्म किया जा रहा है। आफ्टर द फॉर्मेशन इनका पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी यहाँ पे डक्ट्स वगैरह है वो कैसे हेल्पफुल है।
और फिर स्पर्म्स को वजाइना में जब इंसर्ट कर दिया जाता है तो आगे क्या प्रोसेस होगा, ये सारे प्रोसेस आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ने हैं। तो ये सारी चीजें पढ़ने से पहले एक बार फिगर देख लो। यही फिगर आपसे पूछा जाना है, लेबल करने को पूछा जा सकता है, ठीक है। और पाथवे क्या होता है वो चीज समझनी है। तो सबसे पहले बात हम करते हैं स्क्रोटम से। स्क्रोटम क्या है, पाउच है। पाउच के अंदर प्रेजेंट होंगे टेस्टिस और इसी टेस्टिस में फॉर्मेशन होता है स्पर्म का। स्पर्म के फॉर्मेशन के बाद इपिडिडाइमस से एक डक्ट की ओपनिंग होगी, दैट इज वास डिफरेंस। जैसे यहाँ पे एक सिंगल टेस्टिस दिख रहा है, इसके दूसरे साइड पे भी स्क्रोटम के अंदर दूसरा वाला टेस्टिस होगा। फिगर में पॉसिबल नहीं है दोनों दिखाना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वास डिफरेंस के थ्रू स्पर्म्स जाते हैं और फिर ये एक यहां से गया स्पर्म और इधर से आया यूरिनरी ब्लैडर से जो डक्ट आती है वो, ये दोनों साथ में मिलते हैं, साथ में मिलके एक कॉमन डक्ट में ओपन होंगे। दिस डक्ट इज नोन एज यूरेथ्रा। बहुत कॉमन सी चीज है। सबसे पहले क्या हुआ, टेस्टिस के अंदर हुआ फॉर्मेशन स्पर्म का। स्पर्म के फॉर्मेशन के बाद इपिडिडाइमिस के थ्रू वास डिफरेंस में जाता है और वास डिफरेंस से स्पर्म और फिर यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन, ये दोनों एक कॉमन डक्ट में ओपन होने जा रहे हैं। उस डक्ट का नाम क्या है, यूरेथ्रा। और फिर यूरेथ्रा में स्पर्म्स को स्टोर करके रखा जाता है। व्हेन एवर नीडेड, जब जरूरत होती है तो इसे इजैकुलेट कर दिया जाता है इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। यहाँ पे एक बहुत खास और इंपॉर्टेंट लाइन कही गई है, दैट the function performed by female reproductive system are more complex than those performed by the male reproductive system। भाई इसका कहने का मतलब क्या है कि मेल वाला काम नहीं करता क्या, उसके फंक्शंस कॉम्प्लेक्स नहीं है? अभी तो हमने देखा कि उसके फंक्शंस भी काफी कॉम्प्लेक्स है, जो काम कर रहा है वो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी मोर है इन द फीमेल। कैसे है कि यहाँ पे क्या है, इनको तो सिर्फ मेल गैमीट को बनाना है, मेल गैमीट बन गया स्पर्म, और सिर्फ ट्रांसपोर्ट करना है, दो काम इनका हो गया। लेकिन फीमेल वाले के कई सारे काम है। सबसे पहला काम वो करेगा कि फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन करेगा। फीमेल गैमीट के फॉर्मेशन के बाद मेल वाली गैमीट को वेलकम भी करता है, और वेलकम करने के बाद इन दोनों का फर्टिलाइजेशन करने की तैयारी भी करेगा, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और फिर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी हो जाएगा। तो ये जो सारे प्री फर्टिलाइजेशन वाले काम है, ये सारा कुछ भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होना है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन का काम तो फीमेल रिप्रोडक्टिव में ही होना है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के काम होते हैं ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को करने पड़ते हैं। क्या क्या चीजें हैं, प्रोडक्शन ऑफ द ओवा, गैमीट का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक्सेप्टेंस ऑफ द स्पर्म फ्रॉम मेल्स, मेल से स्पर्म को एक्सेप्ट करना। कैरिंग ऑफ मूवमेंट ऑफ स्पर्म टू एग फर्टिलाइजेशन, एग से फर्टिलाइज कराने के लिए स्पर्म को मूवमेंट प्रोवाइड करता है, वो भी क्या करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दैट बियरिंग ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टू प्रोड्यूस बेबी। भाई बेबी को प्रोड्यूस करना या फिर नरिशमेंट वगैरह प्रोवाइड करना जो एक पीरियड होता है वो एक डिफिकल्ट टास्क है, और ये डिफिकल्ट टास्क फीमेल बॉडी के अंदर ही कंप्लीट किए जाते हैं। तो यहाँ से आप आराम से समझ सकते हो कि भाई जो भी फंक्शंस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करता है उनसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शंस। यहाँ पे क्या है, जैसे मेल में कई सारे वेरियस ऑर्गन्स हेल्पफुल थे, ऐसे ही फीमेल में भी है। ओवरीज है, फैलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, वजाइना है, मैमरी ग्लैंड। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला स्टार्ट करेंगे विद द ओवरी। ओवरी के बारे में खास बात क्या है, टू से आपको पता चल गया कि ये भी क्या है, वन पेयर प्रेजेंट होने वाले हैं। शेप की बात करते हैं, आमंड शेप के हैं, लोकेटेड क्लोज टू द किडनी इन द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में किडनी के थोड़ा नजदीक प्रेजेंट होते हैं। द ओवरीज परफॉर्म डुअल फंक्शन ऑफ, यहाँ पे क्या है, ओवरी भी दो फंक्शन करेगा, उधर टेस्टिस भी दो फंक्शंस करते थे, यहाँ पे भी क्या करना है, इन्हें भी दो फंक्शन करने हैं। सबसे पहला काम क्या है, फीमेल गैमीट को प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज ओवम। और दूसरा काम क्या है कि फीमेल सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने वाले हैं जो कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। Each ovary is composed of ovarian follicle. This is important, which contain ovum surrounded by follicle cells. ये चीज प्रेजेंट होगी, ठीक है,
एट द टाइम ऑफ द बर्थ पे। लेकिन क्या होगा, जो फॉलिकल सेल्स होते हैं ये डेवलप्ड नहीं होते हैं फीमेल में, ये डेवलप कब होंगे, एट द प्यूबर्टी एज। प्यूबर्टी का जब टाइम आता है तो यही फॉलिकल्स मैचुरेशन में जाते हैं, मैचुरेशन के बाद ये ओवम का प्रोडक्शन करते हैं। नियर द पोस्टीरियर एंड ऑफ ओवरी लाइज अ फनल लाइक स्ट्रक्चर। जो पोस्टीरियर एंड होता है ओवरी का, वहां पे एक फनल लाइक, ठीक है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जो आगे चल के एक ट्यूब में ओपन होगा। दैट ट्यूब इज नोन एज फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का काम क्या है, ये सबसे पहले तो 10 से 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, मस्कुलर ट्यूब है, ये ओपन होगी इनटू द यूट्रस। और इनका मेन फंक्शन क्या है कि भाई, मेन फंक्शन इनका होता है कि दुल्हन की सहेलियों वाला, कि ये क्या करेंगे, एग को लेकर आएंगे स्पर्म से मीट कराने के लिए, जिससे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो सके। फिर नेक्स्ट है ऑर्गन यूट्रस की हम बात कर रहे हैं। व्हाट इज यूट्रस? सो बेसिकली यूट्रस इज अ लार्ज मस्कुलर ऑर्गन व्हिच लाइज बिहाइंड द ब्लैडर। ब्लैडर मींस बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, जिधर यूरिन स्टोर किया जाता है, एंड ओपन्स इनटू द वेजाइना। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, जब एग का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फिर क्या होता है, जो एम्ब्रियो है, जाइगोट डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाते हैं, एम्ब्रियो अटैच हो जाते हैं टू द वॉल ऑफ द यूट्रस एंड डेवलप्स टिल द बेबी। और फिर डेवलप करते हैं धीरे धीरे यही एम्ब्रियो जब तक बेबी का बर्थ नहीं हो जाता। वेजाइना नेक्स्ट ऑर्गन है। वेजाइना एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसे हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं। बर्थ कैनाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो यंग वन है जिसका जन्म होना है, वो यंग वन इसी कैनाल से बाहर आएगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डेवलपमेंट इनसाइड द यूट्रस। जब यूट्रस के अंदर डेवलपमेंट हो जाएगा, डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी, तो इसी जो बर्थ कैनाल है, बर्थ कैनाल के थ्रू बेबी का बर्थ होना है। इट इज हाईली इलास्टिक। किसके बारे में बात कर रहे हैं? वेजाइना के बारे में। एक हाईली इलास्टिक वॉल है, यही मेल पेनिस को कॉपुलेशन के टाइम पे एक्सेप्ट करती है, रिसीव करती है, एंड स्पर्म्स आर रिलीज्ड हियर। वेजाइना के अंदर ही स्पर्म्स को रिलीज कर दिया जाता है। यहाँ पे मेल में हमने एक पॉइंट पढ़ा था, फीमेल में भी है। मेल में हमने पढ़ा कि यूरिन का एंड स्पर्म का बाहर आने का रास्ता एक ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यूरिनरी ओपनिंग एंड वेजाइनल ओपनिंग अलग अलग होते हैं, सेपरेट किए हुए होते हैं। फिगर कुछ इस तरीके से है। वेजाइना में स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। फिर क्या होगा, सर्विक्स के थ्रू, सर्विक्स क्या होती है, एक बहुत ही नैरो ट्यूब होती है जिसके थ्रू स्पर्म्स अंदर की तरफ एंटर करेगा इनटू द यूट्रस। यूट्रस में जाने के बाद ये कुछ इस तरीके से इधर तक जाएंगे फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब ही साइट ऑफ द रिप्रोडक्शन होता है, साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे क्या होगा, यही फैलोपियन ट्यूब यहाँ से ओवम को लेकर आएंगे और इधर ही हो जाता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। सो फैलोपियन ट्यूब को हम कहते हैं द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। तो बेसिक सी चीज है, यहाँ पे क्या होगा, वेजाइना से पहले तो पेनिस को ये रिसीव करेंगे, यहाँ पे पेनिस से इजैकुलेट कर दिया जाता है स्पर्म्स को, फिर स्पर्म्स अपना मूवमेंट करते हैं, कई सारे स्पर्म्स एंटर करते हैं, और फिर सर्विक्स के थ्रू ये यूट्रस में एंटर करेंगे, यूट्रस के थ्रू ये फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं, और वहां पे क्या होगा, एक बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है, जिनमें से कई सारे जो स्पर्म्स आए हुए होते हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही सक्सेस होता है, वो जाके ओवम से फर्टिलाइज कर जाता है, फ्यूज कर जाता है। यहाँ पे एक फिगर और दिया हुआ है यूट्रस के बारे में, कि यूट्रस की काफी थिक लेयरिंग होती है। थिक लेयरिंग में भी क्या है कि 3 लेयर्स की प्रेजेंट होती है, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम। लेयर्स के बारे में हम अभी आगे हमें काम आएगा। तो सारी चीजें खत्म हो जाती है, तो अब हम बात करते हैं अबाउट द फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट क्या है? दैट इज ओवम। ओवम रिप्रेजेंट द फीमेल गैमीट। ये एक हैप्लॉइड सेल होती है क्योंकि मियोसिस से इसका जन्म हुआ है, विच इज प्रोड्यूस्ड इन ओवरी, जो ओवरी के अंदर प्रोड्यूस की जाती है। वन ओवम इज रिलीज्ड बाय ओवरीज एवरी मंथ। हर एक महीने पे एक ओवम रिलीज किया जाता है इन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? We will talk about it later.
दिस रिलीजेस ऑफ ओवम इज कॉल्ड ओवल्यूशन। जो हर मंथ ओवम का रिलीज हो रहा होता है इसको हम ओवल्यूशन कहते हैं। आपको यहाँ से दो चीजें मिल गई, एक होता है oogenesis मींस ओवम का फॉर्मेशन ऑफ द ओवम इज नोन एज oogenesis। ओवल्यूशन क्या होता है, रिलीज ऑफ द ओवम इज नोन एज ओवल्यूशन। दोनों में डिफरेंस है। ओवम इज सराउंडेड बाय अ थिक लेयर, उस लेयर का नाम क्या है, जोना पैलुसिडा, एंड मैनी फॉलिकल सेल दैट टुगेदर फॉर्म कोरोना रेडिएटा। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये जो लेयरिंग होती है काफी हार्ड होती है। एक स्पर्म के पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि ये इन लेयर्स को पेनिट्रेट करके एंटर कर सके। ह्यूमन एग इज एलिसिथल, ये एक नॉर्मल जीएस का क्वेश्चन है। दैट इज इट डज नॉट कंटेन एनी यॉक। ऐसे सारे एग्स जिनमें किसी भी तरह का कोई यॉक नहीं प्रेजेंट होता उन्हें हम एलिसिथल बोलते हैं। आप सबको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो भी एग एलिसिथल होते हैं उनको मदर के वॉम्ब में ही डेवलप कराया जाता है, मदर उसे ले नहीं करती है। मतलब क्या है कि जो एलिसिथल एग होते हैं वो मदर के इनसाइड ही ग्रो अप करते हैं, ठीक है, डेवलप करेंगे, उनको बाहर की तरफ ले नहीं किया जाता है। नेक्स्ट ऑर्गन है मैमरी ग्लैंड, जिसको ब्रेस्ट भी बोलते हैं एंड द वर्ड में। मैमरी ग्लैंड और ब्रेस्ट आर एसेसरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये मिल्क सिक्रीट करता है आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी। जब बेबी का बर्थ हो जाता है तो फॉर द न्यूट्रिशन यहाँ पे क्या होता है, सिक्रीट करेंगे मिल्क का। द ब्रेस्ट लाई ऑन वेंट्रल सरफेस ऑफ द थोरेसिक रीजन। अब भाई हमने पढ़ लिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो गया, फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन हो गया। तो अब भाई गैमीट फॉर्मेशन के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, दोनों गैमीट को फ्यूज कराने का, और दिस फ्यूजन प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन क्या है। The fusion of the male मतलब sperm and female ovum gamete is called fertilization। ये कहाँ पे होगा, it takes place in fallopian tube। This is important, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में which is the site of the fertilization। So fallopian tube is the site of the fertilization। Immediately after ovulation sperms are available। जब ovulation हो जाता है तो वहां पे sperms भी available होते हैं। क्या होगा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में, जो स्पर्म का न्यूक्लियस होता है, फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म भी पहुंच गया और ओवम को भी लाया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो ओवम के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है और रिजल्ट क्या आएगा, एक डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। उस डिप्लॉयड सेल को हम जाइगोट बोलने वाले हैं। दिस होल प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। The fertilization and pregnancy are marked by the absence of menstruation। इस लाइन को अगर छोड़े तो यहाँ तक अगर हम बात करते हैं, क्या हर फर्टिलाइजेशन के बाद प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। और भाई अगर बॉडी ने पूरी प्रिपरेशन करी हुई है तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया किसी वजह से तो क्या होता होगा। ये है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का। क्या हुआ, स्पर्म की एंट्री हुई, इंसेमिनेशन स्टार्ट हुआ, फिर स्पर्म जाता है फैलोपियन ट्यूब में, इधर से ओवा को लेके आते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर कई सारे स्पर्म्स एंटर करते हैं बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर। तो वहां पे क्या होगा, वो सब तैरते हुए रहते हैं, ठीक है, कि एग से जाके फर्टिलाइज्ड कर ले। तो इनमें से क्या होता है, इनमें से 99.9 की स्पर्म्स की चांसेस होते हैं, जिनमें से क्या होते हैं, एंटर तो 99.9% करते हैं लेकिन फर्टिलाइज सिर्फ वही 0.1 करता है। कैसे करेगा, यहाँ पे क्या होगा, इनकी जो जोना पैलुसिडा वाली लेयर होती है उनको पेनिट्रेट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो जिनमें से सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्म ऐसा होता है, ठीक है, बहुत तगड़ा कंपटीशन है, और इस तगड़े कंपटीशन में सिर्फ एक बंदा ऐसा होगा जो क्या करता है, सक्सेसफुल होता है। तो जैसे ही किसी एक स्पर्म का हेड पेनिट्रेट कर जाएगा उस लेयर को, वापस से क्या होता है, तुरंत ये काम बहुत इंस्टेंट होगा। इमीडिएटली यहाँ पे एक नई लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है जो बाकी सारे स्पर्म्स की एंट्री को प्रिवेंट कर देता है। और फिर जब एंट्री हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, जो स्पर्म का न्यूक्लियस है और ओवम का न्यूक्लियस है दोनों आपस में फ्यूज कर जाते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस फाइनली हो जाता है। अब क्या है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। भाई क्या होगा कि अगर एग फर्टिलाइज नहीं कर पाया, अगर कभी कभी होता है कि इनकेस
स्पर्म पहुंच गया, ठीक है, स्पर्म पहुंच गया ओवम के पास, लेकिन उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई है ट्रेवल करते करते, तो क्या होगा, एग फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा, और जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इन ह्यूमन फीमेल्स। In human females, when the egg is not fertilized, there is a monthly discharge of blood and cell debris through the vagina. This is called menstruation. ठीक है, अब ये सारा प्रोसेस समझना है कि menstruation अगर हो रहा है तो ब्लड का डिस्चार्ज क्यों हो रहा है, क्या ऐसी कंडीशंस आती है कि ब्लड का डिस्चार्ज होने लगता है या फिर कुछ सेल्स का भी डिस्चार्ज होने लगता है। menstrual cycle is 28 days cycle। 28 डेज साइकिल आप कंफर्म नहीं कहोगे, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। कुछ फीमेल्स में क्या होती है 45 डेज की होती है, कुछ में 40 होगी, कुछ में 30 होगी, कुछ में 28 होगी, लेकिन एक जो मार्जिन दिया हुआ है दैट इज 28 डेज साइकिल। हाउएवर इन मैनी गर्ल्स एंड वुमेन्स इट्स ड्यूरेशन इज वेरिएबल। कुछ ऐसी वुमेन्स होती है, कुछ ऐसी गर्ल्स होती हैं जिनमें ये ड्यूरेशन आगे पीछे होता रहता है। In fact, every month uterus prepares itself for the pregnancy। प्यूबर्टी एज के बाद मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा, ठीक है, और वहां पे क्या होगा, हर एक मंथ ओवल्यूशन होगा, हर एक महीने पे जो यूट्रस है वो अपने आप को फॉर द प्रेगनेंसी प्रिपेयर करती है। हर महीने इसकी आस होती है कि प्रेगनेंसी हो जाएगी। इट्स वॉल, जो अंदर वाली लाइनिंग होती है यूट्रस की, अंडरगोज स्पेशल प्रिपरेशन, बहुत अच्छा खासा इंतजाम करती है कि जब प्रेगनेंसी सक्सेसफुल होगी तो उस टाइम पे क्या होगा, एक नए बेबी को ये क्या करेंगे, अपने अंदर स्टोर करके रखेंगे, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, एक अच्छा खासा मीडियम प्रोवाइड करना है, इसीलिए अपने आप को यूट्रस बहुत स्पेशल अरेंजमेंट करके प्रिपेयर करते हैं। एंड बिकम्स हाईली ग्लैंडुलर स्पॉन्जी, जिससे कोई भी नुकसान ना हो, एंड वेस्कुलर, ये हर एक तरह का नरिशमेंट बच्चे तक आता रहे, फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो आएगा यहाँ तक। सो व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, अब भाई ऐसा हुआ कि एक साइकिल चलेगी तो वहां पे पता चलेगा कि एग फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ, तो जब एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो यूट्रस का जो सारा किया हुआ काम है वो वेस्ट हो जाता है। द यूट्रस वॉल अंडरगो डीजेनरेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से है कि इसकी इतनी सारी उम्मीदें थी, उम्मीदों पे पानी फिर गया, एग फर्टिलाइज ही नहीं हुआ, तो अब एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो जब ये डीजेनरेट कर रही होगी, ठीक है, सारी वॉल्स फटती हैं, तो वॉल्स के डीजेनरेट करने पे ब्लड कैपिलरीज रप्चर हो जाती हैं। अब जब भाई ब्लड कैपिलरीज को नुकसान पहुंचेगा तो ब्लड निकलेंगी एंड ब्लीडिंग अकर। तो यहाँ से क्या होगा कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली हुआ क्या कि हर एक महीने पे ये कंडीशन होती है कि ओवल्यूशन होगा, तो प्यूबर्टी एज के बाद हर एक महीने पे यूट्रस अपने आप को स्पेशल प्रिपरेशन करता है फॉर द एम्ब्रियो, ठीक है, कि एम्ब्रियो को अच्छा खासा एनवायरनमेंट दे सके, जो भी नरिशमेंट वगैरह रहेगी वो प्रोवाइड कर सके। लेकिन क्या होता है कि जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये जो स्पेशल प्रिपरेशन की रहती है यूट्रस ने, वो उन सारी चीजों को डीजेनरेट करते हैं, वापस से हटाते हैं। तो इस डीजेनरेशन के टाइम पे ब्लड कैपिलरीज भी रप्चर होती है, और ब्लड कैपिलरीज के रप्चर करते ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। विथ ब्लीडिंग, जब ब्लीडिंग हो रही होती है तो जो डीजेनरेटेड सेल्स होती है यूट्रस की, जो तीनों लेयर्स होती है, उन्होंने बहुत स्पेशल प्रिपरेशन की होती है। यहाँ पे काफी स्पॉन्जी, ग्लैंडुलर, वेस्कुलर मीडियम प्रोवाइड किया रहा होता है उन्होंने। तो यहाँ पे ब्लीडिंग के साथ साथ जो डीजेनरेटेड सेल्स होती है और म्यूकस, ये भी डिस्चार्ज होने लगते हैं आउटसाइड थ्रू द विजाइना। विजाइना के साथ साथ ये भी डिस्चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली ये भी फॉर द गर्ल्स, फॉर द वुमेन्स एक पेनफुल प्रोसेस है। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लीडिंग के साथ साथ सेल्स भी डिजेनरेट होती है और बहुत सारे पेन्स भी होने लगते हैं, क्रैम्प्स वगैरह होते हैं। तो ये भी एक डिफिकल्ट टाइम होता है फीमेल्स के लिए। द ब्लीडिंग occurs for 2 to 8 days, usually 4 to 5 days। बेसिकली 2 to 3 days तो बहुत मुश्किल होते हैं। दिस पीरियड इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल पीरियड। दिस पीरियड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ 28 लॉन्ग साइकिल, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये साइकिल हर महीने अपने आप को रिपीट करती है, और फिर जब अगर एग फर्टिलाइज कर जाता है तो ये कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो जाती है। मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल डज नॉट अकर देयर बर्थ। बचपन से स्टार्ट नहीं होता कि जब से फीमेल ने जन्म लिया हुआ है तभी से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है उनमें। इंस्टीड इट स्टार्ट्स इमीडिएटली
एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है, ये क्या होगी, जब प्यूबर्टी एज ऑकर होती है फीमेल्स में, प्यूबर्टी एज के बाद मीन जब उनकी रिप्रोडक्टिव लाइफ स्टार्ट होती है, तो रिप्रोडक्टिव लाइफ से ही क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन मतलब क्या है, स्टार्टिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन मीन्स जो पहला मेंस्ट्रुएशन होता है, पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी प्यूबर्टी एज के बाद, उसे हम बोलते हैं मीनार्च। इट यूजुअली अकर्स एट एन एज बिटवीन 10 to 14 years। जब प्यूबर्टी एज स्टार्ट हो जाएगी तो मेंस्ट्रुएशन भी स्टार्ट हो जाता है। इन द लैटर पीरियड ऑफ द लाइफ ड्यूरिंग 45 to 50 years menstruation ceases to occur। This stoppage of menstruation is called menopause। दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो उसे हम मीनार्च बोलते हैं, और जब जिस एज पे, एज क्या है 45 to 50 years पे फीमेल में मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है, तो स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन को हम टर्म देते हैं मीनोपॉज। ठीक है, ये तो आसान है कि जब बंद हो रहा है, मेंस्ट्रुअल है तो मीनो से लर्न कर लो, और फिर रुक रहा है ना तो स्टॉपेज हो रही मीन्स क्या हो गया, पॉज हो गया। तो स्टॉप के टाइम पे मीनोपॉज आप लर्न करो, और फिर जब स्टार्टिंग होती है 10 to 14 years पे मीनार्च स्टेज उसको बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वॉल ऑफ द यूट्रस जिन्होंने स्पेशल प्रिपरेशन करके रखी हुई होती है वो डिजेनरेट नहीं होती है, तो यहाँ पे क्या है, किसी भी तरह का मेंस्ट्रुएशन नहीं देखा जाता है। इट रिमेन्स स्लाइमी एंड सिक्रेटरी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, देयरफॉर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। ये टर्म याद रखो आप, मे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे। कुछ इस तरीके का प्रोसेस होता है, ओवल्यूशन हुआ, अच्छा खासा प्रिपरेशन करती है यूट्रस, अगर वो प्रिपरेशन खराब चली जाती है, एग फर्टिलाइज नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारी ब्लीडिंग होती है, डिजेनरेटेड सेल्स, जो भी सारी डिजेनरेशन के टाइम पे सेल्स होती है वो क्या होती है, वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाती है, और फिर क्या होता है, ये चीजें 4 से 5 दिन चलती हैं, मैक्सिमम 8 days, और फिर 8 दिन के बाद वापस से ओवल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। यूट्रस अपने आप को फिर प्रिपेयर करती है फॉर द ओवल्यूशन प्रोसेस, और फिर अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो ये साइकिल प्रॉपर चलती रहती है। इन केस एग फर्टिलाइज हो जाता है तो मेंस्ट्रुएशन वहां पे स्टॉप हो जाएगा। जो भी इन्होंने प्रिपरेशन करी हुई है वो वेस्ट नहीं जानी है, और क्या होगा, वो एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करने में लगा देते हैं। प्लासेंटा एक नया टर्म है, आप याद रखो। प्लासेंटा इज अ फिजियोलॉजिकल कनेक्शन बिटवीन मदर एंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो थ्रू दिस प्लासेंटा। अब ये प्लासेंटा प्रेजेंट क्यों है, जो मम्मा और बच्चे के बीच में, ठीक है, मम्मा और बच्चे के बीच में जो कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है वो यही प्लासेंटा होता है। इसी प्लासेंटा के थ्रू बेबी को जिस भी टाइप का नरिशमेंट चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है, वो मम्मा की बॉडी से एम्ब्रियो के अंदर चला जाता है। कैसे जाएगा, किसी भी तरह का न्यूट्रिशन हो सकता है, क्या पता बच्चे को न्यूट्रिशन की जरूरत हो, तो मम्मा जो भी चीजें ईट करती है वो न्यूट्रिशन बच्चे के अंदर जाएगा। अगर रेस्पिरेशन प्रोसेस बेबी को करना है तो वो भी क्या होगा, मदर से रेस्पिरेशन प्रोसेस करा रहे हैं, और अगर एक्सक्रीशन भी करना होगा तो बेबी की बॉडी से इसी प्लासेंटा के थ्रू मदर की बॉडी से वो एक्सक्रीटरी फ्लूइड्स निकल जाते हैं। तो जो भी इनकी जरूरतें होती है फीटस की, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स इसी प्लासेंटा के थ्रू मदर की बॉडी से फुलफिल किए जाते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करते हैं कि भाई फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। अब जाइगोट फॉर्मेशन के बाद क्या होना है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट इमीडिएटली स्टार्ट डिवाइडिंग रिपीटेडली बाय माइटोसिस। जाइगोट एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन हुआ। अब जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद जाइगोट फटाफट माइटोटिक डिवीजन करेगा। माइटोसिस से क्या होगा, कई सारे सेल्स का फॉर्मेशन होता है जिसको हम क्लीवेज बोलते हैं, जो डिविजन्स हो रहे हैं। द क्लीवेज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड मास ऑफ द सेल। यहाँ पे क्या होगा, जो जाइगोट फटाफट डिवाइड कर रहा होता है, डिवाइड करने जो ये डिवीजन चल रहे होते हैं इन्हें हम क्लीवेज बोलते हैं, और इसका रिजल्ट क्या आता है, फॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड मास ऑफ सेल। एक सॉलिड मास प्रिपेयर होती है जिसको हम बोलते हैं मॉरुला। जाइगोट के फॉर्म में नहीं जाके ये यूट्रस में बैठेगा, पहले मॉरुला का फॉर्मेशन होगा, फिर फैलोपियन ट्यूब से ये सारी चीजें आगे की तरफ ट्रांसफर की जाती हैं।
द मोरुला नाउ एंटर्स द कैविटी ऑफ द यूट्रस, और यही मोरुला अब यूट्रस की कैविटी में एंटर करता है एंड गेट्स डीपली अटैच्ड विद द इनर वॉल ऑफ द यूट्रस। ये जो डीपली अटैचमेंट है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छा खासा टाइम होता है। इवन अगर हम बात करें, कभी कभी क्या होती है, ये चीजें मिस हो जाती हैं कि फर्टिलाइजेशन तो हो गया, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद भी ये जो डीपली अटैचमेंट थी यूट्रस की वॉल से, ये अटैचमेंट नहीं हो पाता। जो एग है, ठीक है, जो अब एम्ब्रियो है मोरुला स्टेज में, वो एम्बेड नहीं हो पाता है। तो एम्बेड ना होने की वजह से कभी कभी क्या होती है, मिसकैरेज की भी प्रॉब्लम देखी जाती है। दिस अटैचमेंट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। अगर इम्प्लांटेशन अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है तो मिसकैरेज हो जाता है। इट यूजुअली ऑकर्स ऑन द 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, और जाइगोट फटाफट डिवाइड करेगा, मोरुला स्टेज में आएगा। मोरुला स्टेज में आने तक क्या होता है, जो भी ये इम्प्लांटेशन वाली प्रोसेस है, इसमें 7 दिन लग जाते हैं। फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद पता चलता है दैट अ वुमन इज प्रेग्नेंट और नॉट। द डेवलपमेंट ऑफ फीटस, फीटस हम एम्ब्रियो को बोल रहे हैं, इनसाइड द यूट्रस टिल बर्थ इज कॉल्ड जेस्टेशन। जो भी अब मोरुला स्टेज के बाद जो चीजें बची हुई हैं, ठीक है, जो मास ऑफ सेल है, उसको हम एम्ब्रियो नाम देते हैं। और फिर क्या होता है कि जो जब तक बर्थ नहीं हो जाता, इस पूरे प्रोसेस को, कि उसका डेवलपमेंट चल रहा है, इसको हम जेस्टेशन कहते हैं। द एंटायर पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और प्रेगनेंसी इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। आपसे ये चीजें क्वेश्चन में पूछी जाती है, दैट व्हाट इज जेस्टेशन पीरियड। सो द एंटायर पीरियड ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और फीटस डेवलपमेंट और प्रेगनेंसी, ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हो, या तो प्रेगनेंसी बोलो, अच्छा खासा वर्ड क्या है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बोले हम। द एंटायर पीरियड ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। इन ह्यूमन बीइंग इट इज अबाउट 280 डेज। ह्यूमंस में क्या होता है, 280 दिन का होता है। इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पे क्या होगा कि फीमेल्स में, ह्यूमन फीमेल्स में देखा जाता है, एक जो नैरो लाइन दी हुई है दैट इज 9 मंथ्स। कभी कभी क्या होता है 8वें महीने पे भी हो जाते हैं, 10 मंथ्स भी लग जाते हैं। बर्थ ऑफ द बेबी, द कमिंग आउट ऑफ द फुली डेवलप्ड बेबी फ्रॉम द बॉडी ऑफ द मदर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द गेस्टेशन पीरियड इज नोन एज पार्चुरेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो एक बेबी पूरा जेस्टेशन पीरियड वाला टाइम हो गया, वो टाइम होता है 9 मंथ का, ठीक है, 280 दिन का होगा। तो 280 दिन कंप्लीट करने के बाद अब क्या है कि मदर की बॉडी से बच्चे के बाहर आने का टाइम हो गया, बेबी फुली डेवलप्ड है कि वो बाहर के इन्वायरमेंट को में सर्वाइव कर सकता है। तो मीन्स इसका क्या है, बेसिक्स आप कह सकते हो दैट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द जेस्टेशन पीरियड इज नोन एज पार्चुरेशन। मतलब बच्चे के बाहर आने का टाइम जो होता है दैट इज पार्चुरेशन और बर्थ ऑफ बेबी। एट द टाइम ऑफ द पार्चुरेशन, पार्चुरेशन के टाइम पे क्या होगा कि जब बच्चे का जन्म हो रहा होगा, उस टाइम पे यूट्रस प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है। द वेजाइना बिकम्स हाईली डायलेटेड, वेजाइना बहुत हाईली डायलेट हो जाता है, क्योंकि क्या होगा, वेजाइना के थ्रू बेबी का बर्थ होना है। दिस प्रोपेल्स द बेबी आउटवर्डली, और ये बेबी को बाहर की तरफ प्रोपेल करती है। दिस इज अ पेनफुल प्रोसेस। सभी को पता है कि दैट बेबी का बर्थ क्या होता है, बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है। सच पेन्स आर कॉल्ड लेबर पेन्स। जब भी मदर को लेबर पेन स्टार्ट होता है तो लोग क्या करते हैं, उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं, और वहां पे क्या होगा कि पार्चुरेशन, डॉक्टर्स बताते हैं कि अब पार्चुरेशन का टाइम आ गया है। द कॉन्ट्रैक्शन एंड पेन्स आर इनिशिएटेड बाय हॉर्मोन्स। कैसे पता चलता है भाई, ये पेन होना भी इंपॉर्टेंट है जिससे मदर को पता चलना चाहिए ना, या फिर डॉक्टर्स आइडिया लगा सकती है कि हाँ ये टाइम कंप्लीट हो गया है या फिर बेबी फुली डेवलप कर गया है। तो ये पेन स्टार्ट कैसे होगा, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कैसे होते हैं, विद हार्मोन। हार्मोन का नाम क्या है, ऑक्सीटोसिन। और हमने पढ़ा हुआ है हार्मोन चैप्टर में कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द और प्रोडक्शन ऑफ द ऑक्सीटोसिन। फिर ये कॉन्ट्रैक्शन होगा, प्रॉपर पेन्स वगैरह इनिशिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब क्या है कि बच्चा तैयार है फॉर द बर्थ। फाइनली बेबी कम्स आउट ऑफ द मदर्स बॉडी थ्रू वेजाइना। वेजाइना के थ्रू क्या होता है, बच्चा बाहर आ जाता है मम्मा की बॉडी से। आफ्टर बर्थ द प्लासेंटल कनेक्शन, जो हमने प्लासेंटा पढ़ा था कि जो बच्चे की बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है
बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए बेबी मम्मा की बॉडी से एक फिजियोलॉजिकल मेथड से अटैच होता है, उसको बोलते थे प्लासेंटा, और यही प्लासेंटा सर्जिकली डिटैच्ड कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। तो ये बेसिक सा था कि किस तरीके से रिप्रोडक्शन प्रोसेस ह्यूमन बींग्स में होता है। आप यहाँ से देख सकते हो कि बेबी बाहर आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, पहले एक ऐसा इंडिविजुअल जिसका कोई नामो निशान नहीं था, यहाँ पे क्या हुआ, ये भी अब इस वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए आ चुका है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो गया। ये क्या हुआ, एक नया ऑर्गेनिजम्स आ गया। दो पर्सन थे, ठीक है, पेरेंट्स थे, एक मेल था दूसरा फीमेल थी। तो मेल ने अपना गैमीट दिया, फीमेल ने अपना गैमीट दिया, तो उन्हीं सारे गैमीट से फ्यूजन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुआ, और उसके बाद क्या होता है, एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो गया। यही प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का, मतलब अपने जैसा एक नया ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करना ही रिप्रोडक्शन प्रोसेस कहलाता है। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि कुछ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, कि कैसे कुछ चीजें होती है कि रिप्रोडक्शन में आप किस चीजों को स्टॉप कर सकते हो, या बहुत सारी रिप्रोडक्शन से जुड़ी हुई डिजीज होती है, उन सारी चीजों को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप सबको सब कुछ क्लियर होगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।